हेलो एवरीवन। मैं सुनील कुमार जांगिड, व्याख्याता इतिहास, एक बार पुनः आपके सामने प्रस्तुत हुई एक नया वीडियो लेकर, जो कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा प्रकाशित कक्षा 12 के लिए भारत का इतिहास पुस्तक से है। इसका पहला अध्याय भारत का वैभवपूर्ण अतीत, मुख्य बिंदु 1, भारतीय इतिहास के स्रोत, भाग 3। इससे पहले हम 2 भागों का अध्ययन कर चुके हैं, जिसमें हमने भारतीय इतिहास के स्रोतों का संक्षिप्त विवरण व साहित्यिक स्रोतों में धार्मिक साहित्य का संक्षेप विवरण प्रस्तुत किया है। अब इस भाग में हम साहित्यिक स्रोतों के धर्मेतर साहित्य का विवरण प्रस्तुत कर रहे हैं। इस श्रेणी में प्राचीन भारत में धर्म के अतिरिक्त अन्य विषयों पर लिखा गया साहित्य आता है। इतिहास के लिए महत्वपूर्ण होने के कारण इसे सम्मिलित किया गया है। मुख्य धर्मेतर साहित्य ग्रंथ इसमें है ऐतिहासिक ग्रंथ, विशुद्ध साहित्य, क्षेत्रीय साहित्य और विदेशी विवरण। ज़्यादा समय न लेते हुए हम पहले टॉपिक पे आते हैं, जो है ऐतिहासिक ग्रंथ। ऐतिहासिक ग्रंथ वे ग्रंथ होते हैं जिनमें लेखक का मूल उद्देश्य होता है कि वह नई पीढ़ी को प्राचीन इतिहास से अवगत करा सके। इसमें कल्हण की राज तरंगिणी मुख्य मानी गई है, जो कि एक पूर्णतः ऐतिहासिक ग्रंथ है। कल्हण की राज तरंगिणी 1150 ईस्वी में लिखी गई। इससे हमें प्राचीन समय से 12वीं शताब्दी तक का कश्मीर का इतिहास ज्ञात होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर के इतिहास में यह पुस्तक मील का पत्थर साबित हो सकती है। इसके अलावा अर्थशास्त्र, इसके नाम पे ना जाते हुए हम इसके बारे में समझ लें कि यह एक इकोनॉमिक की पुस्तक नहीं है, यह एक ऐतिहासिक पुस्तक ही है, जिसकी रचना चाणक्य द्वारा की गई। उन्हें हम कौटिल्य व विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं। ये चंद्रगुप्त मौर्य जो मगध सम्राट थे, उनके गुरु थे। उन्होंने उस वक्त के देश काल वातावरण को देखते हुए एक सफल राजतंत्र के लिए पुस्तक की रचना की। इसमें तत्कालीन राज्य प्रबंध, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक जीवन की विस्तृत जानकारी मिलती है। चाणक्य ने इतिहास के अंतर्गत पुराण, इतिवृत्त, आख्यान, उदाहरण, धर्मशास्त्र और अर्थशास्त्र को भी सम्मिलित किया है। इनके अतिरिक्त अन्य पुस्तकें जिनमें जीवन चरित्र मुख्य हैं। जीवन चरित्र का अर्थ मतलब होता है कि लेखक द्वारा शासक विशेष के बारे में लिखा जाना, अर्थात लेखक द्वारा शासक के संपूर्ण जीवन या जीवन की उपलब्धियों का जो लेख होता है वो अपनी पुस्तक में प्रस्तुत किया जाता है। इसमें बाणभट्ट की हर्षचरित, वाकपति की गौड़वहो, विल्हण की विक्रमांक देव चरित्र, जयसिंह की कुमारपाल चरित्र, नयचंद की हमीर महाकाव्य, पद्मगुप्त की नवशैशांक चरित्र, बल्लाल की भोजचरित्र, जैनक की पृथ्वीराज विजय। अब अगला टॉपिक है विशुद्ध साहित्य ग्रंथ। इसके अंतर्गत कथा, नाटक, व्याकरण, काव्य, टीका आदि ग्रंथों की रचना की गई, जिनसे हमें तत्कालीन समाज, शासन, आर्थिक जीवन आदि की जानकारी प्राप्त होती है। कुछ विद्वानों का मत है कि साहित्यिक ग्रंथ तो साहित्यिक विधाओं से संबंधित होते हैं और कल्पना पर आधारित होते हैं, फिर इनका इतिहास से क्या लेना देना। लेकिन अधिकतर विद्वान ये मानते हैं कि इनका इतिहास से बहुत बड़ा संबंध है, क्योंकि चाहे वो नाटक हो, चाहे वो कथा हो, काव्य हो, टीका हो, कुछ भी हो, उसके माध्यम से उस वक्त के सामाजिक परिदृश्य का दर्पण हमारे सामने प्रस्तुत होता है। जैसे कि नाटक है, कथा है, इनमें जो पात्र होते हैं, जो व्यवस्थाएं स्थापित की जाती हैं, उनसे उस वक्त की सामाजिक सफलता और शैक्षणिक योग्यता का भी अध्ययन
हो जाता है। इसमें मुख्य ग्रंथ हैं पाणिनि का अष्टाध्यायी, पतंजलि का महाभाष्य, कालिदास का मालविका अग्निमित्रम, विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस, शूद्रक का मृच्छकटिकम, विज्ञानेश्वर का मिताक्षरा, विष्णु शर्मा का पंचतंत्र, कामंदक का नीतिसार, गुणाढ्य का व्रत कथा, क्षेमेंद्र की व्रत कथा मंजरी, सोमदेव के कथा सरित सागर और अमर सिंह का अमरकोश, जो कि एक बहुत बड़ा शब्दकोश भी है। गार्गी संहिता, गार्गी के बारे में हम सभी जानते हैं कि गार्गी प्राचीन काल की विदुषी महिला थी, जिससे हमें यह भी ज्ञान होता है कि उस वक्त भी महिलाओं की शिक्षा बहुत ही उन्नत थी। अब इसके बाद हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे, वो है क्षेत्रीय साहित्य ग्रंथ, जो कि क्षेत्रीय भाषा में लिखे गए क्षेत्र विशेष ग्रंथ इसके अंतर्गत आते हैं। इसमें मुख्य रूप से संगम, तमिल साहित्य ग्रंथ संगम साहित्य कहलाता है। इसके प्रणेता अगस्त्य ऋषि थे। इसके अलावा कृष्णदेवराय विजयम, जो कि धूर जटी द्वारा लिखित पुस्तक है, जिसकी भाषा तेलुगु है। इससे हमें विजयनगर साम्राज्य के शासक कृष्णदेवराय की उपलब्धियों की जानकारी प्राप्त होती है। अब है राजस्थानी भाषा में लिखे गए क्षेत्रीय ग्रंथ, जिनमें मुख्य रूप से पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई का, पद्मनाभ का कान्हाड़देव प्रबंध, बिट्टू सुजा के राव जेतसिरो छंद, सूर्यमल मिश्रण के वंश भास्कर, नैनसी द्वारा रचित नैनसी ख्यात, बांकीदास द्वारा रचित बांकीदास ख्यात। इसके बाद इसमें हम देखें कि ख्यात शब्द राजस्थान में ही प्रयुक्त किया जाता है। ख्यात का मतलब होता है विख्यात या फिर किसी विशेष के लिए लिखा गया लेख। अब है विदेशी विवरण। प्राचीन काल से ही व्यापार तथा धर्म व दर्शन के ज्ञान के लिए विदेशी भारत आते रहे हैं, अतः उन्हें तत्कालीन भारतीय व्यवस्था को लेखनीबद्ध किया उन्होंने तत्कालीन भारतीय व्यवस्था को लेखनीबद्ध किया, जो कि भारतीय इतिहास के लिए महत्वपूर्ण है। बस इसे थोड़ा सावधानी से पढ़ने की आवश्यकता है। क्योंकि सावधानी से पढ़ना इसलिए ज़रूरी है कि विदेशी लोग हमारे देश में कुछ समय के लिए आते थे और हमारे देश की मूल जो भावना है उसको समझे बिना ही किंवदंतियों के आधार पर लोगों के मुंह से सुनकर या फिर ऊपरी भाव को देखते हुए अपने विदेशी विवरण में वो प्रस्तुत करते थे। हालांकि ये एक ऐतिहासिक ग्रंथ है, लेकिन इसको थोड़ा सावधानी से पढ़ने की आवश्यकता इसलिए ही है। इसमें मुख्य रूप से यूनानी विवरण, चीनी विवरण, तिब्बती विवरण और मुस्लिम विवरण मुख्य हैं। पहला यूनानी विवरण। यूनानी विवरण में मुख्य पुस्तक है इंडिका, जो कि मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई। यह मेगास्थनीज सेल्यूकस का राजदूत था, या सेल्यूकस का राज्य में रहता था। चंद्रगुप्त मौर्य से जब सेल्यूकस का युद्ध हुआ, तब मेगास्थनीज को राज्य सेवा में चंद्रगुप्त के पास भेजा गया, जहाँ पर रहते हुए इन्होंने इंडिका की रचना की, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन, समाज एवं आर्थिक स्थिति का वर्णन करता है। इसके अलावा टॉलमी की भूगोल, प्लिनी द एल्डर की नेचुरल हिस्ट्री, एरिस्टोबुलस की हिस्ट्री ऑफ द वॉर, पेरिप्लस ऑफ द अरिथ्रियन सी, जिसके लेखक अज्ञात हैं, लेकिन यह पुस्तक इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके माध्यम से हमें बंदरगाहों व व्यापार का विस्तृत विवरण प्राप्त होता है। अन्य यूनानी लेखक टेसियस, नियार्कस, स्ट्रेबो, अनिक्रेटस, एरियन, हेरोडोट्स जो कि इतिहास के पिता के रूप में माने जाते हैं। अब अगला चैप्टर है इसमें
चीनी विवरण। चीनी विवरणों में मुख्य रूप से फाहियान का नाम आता है, जो सर्वप्रथम भारत में आए। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय ये भारत में 399 से 414 ईस्वी तक रहे और भारत के बारे में अपने लेख लिखे। अगला है हेनसांग, जो कि यात्रियों का राजकुमार भी माना जाता है, और ये हर्षवर्धन के काल में भारत में आए थे। लगभग 629 ईस्वी से 444 ईस्वी तक इन्होंने भारत में वास किया। नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। वह सियुकी नामक पुस्तक की रचना की। अगला है इत सिंह, जो कि 672 ईस्वी से 688 ईस्वी तक भारत में रहे। अब तिब्बती विवरण में तारानाथ का नाम उल्लेखनीय है। इनके ग्रंथ कंग्यूर व तंग्यूर को उपयोगी माना गया है। मुस्लिम विवरण मसूदी। मसूदी द्वारा पुस्तक लिखी गई मिडास ऑफ गोल्ड। इसमें विवरण मिलता है कि भारत का राज्य स्थल व समुद्र दोनों पर था। यहाँ पर वह लिखा हुआ है, जबकि उसकी जगह वह लिखना था, अर्थात तथा। स्थल और समुद्र दोनों पर था। कहने का मतलब है कि इससे सिद्ध होता है कि भारत का राज्य समुद्र सीमाओं के पार भी फैला हुआ था, जिसका प्रमाण हमें वहाँ की संस्कृति से मिलते हैं, जो कि भारत से मिलती जुलती संस्कृति है। हम ये मान सकते हैं कि भारत के समुद्र पार अनेकों उपनिवेश थे, जिन्हें द्वीपांतर कहा गया। अल-बेरूनी की पुस्तक तारीख़ हिंद। अल-बेरूनी ने भी भारत में रहते हुए भारत की कई भाषाओं का ज्ञान ग्रहण किया और उनके आधार पर विभिन्न जो ग्रंथ लिखे गए उनका अध्ययन किया और उसके आधार पर इस पुस्तक की रचना की, जिसका नाम था तारीख़ हिंद। अगले हैं सुलेमान नबी। इनकी पुस्तक है सिलसिला उल तवारीख। इसमें पाल प्रतिहार शासकों के बारे में लिखा गया है। पाल प्रतिहार शासकों के बारे में एक और पुस्तक है, उसमें इसका विवरण मिलता है, जो कि चचनामा। वैसे तो चचनामा मूलतः सिंध का इतिहास है, लेकिन इसमें पाल प्रतिहार शासकों के बारे में वर्णन मिलता है। इस तरह से हमने देखा कि धर्मेत्तर साहित्य में जितने भी विवरण थे उनका हमने अध्ययन किया है, और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। अब इसके आगे का विवरण, जो कि हमारा अगला टॉपिक होगा वंशावलियाँ, वो हम अगले वीडियो में उसका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।